हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस में। तो पिछले वीडियोस में हमने आपको गति यानी मोशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताए थे, जिसमें आपका डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। तो दूरी यानी कि आपको बताया था जब कोई गति क्या होती है, टाइम के सापेक्ष होती है, टाइम के हिसाब से होती है। तो टाइम के हिसाब से अगर आपकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, मोशन यानी कि गति कहते हैं। जबकि अगर आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे विरामावस्था कहते हैं। सेम लाइक दैट, आप जो टॉपिक पढ़ोगे आज, चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, वो भी आपका टाइम से रिलेटेड है। ये दोनों भी कहीं ना कहीं टाइम पर निर्भर करते हैं। और इन दोनों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संबंध है, जो रिलेशन है, आपकी चाल का जो संबंध है वो है आपका दूरी यानी डिस्टेंस से, और वेग का संबंध है आपका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट से। तो इन दोनों को समझने के लिए आपको पहले दूरी और विस्थापन को समझना होगा। तो जो दूरी यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के बारे में हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। तो वहां आप इसको अच्छी तरह से आप क्लियर कर चुके होंगे कि दूरी क्या होता है। शॉर्ट में बता दूं तो टाइम के सापेक्ष यानी टाइम चलेगा, क्योंकि टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम के हिसाब से आपकी स्थिति जहां पे आप खड़े हो उसमें परिवर्तन हो तो वो मूवमेंट यानी कि गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। जबकि अगर स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो आपका विरामावस्था कहलाता है। सेम दैट विस्थापन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, विस्थापन आपका एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट मीन्स आप अपनी जगह पे, जिस जगह पे आप अभी स्थित है, उस जगह से आप कितना विस्थापित हुए हो उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट होता है। बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि आपका दूरी अदिश राशि है। तो आप विस्थापन और दूरी को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चाल और वेग की। तो चाल और वेग भी फिजिक्स में जो आप भी पढ़ोगे तो काफी बेसिक चीजें हैं। बेसिक नॉलेज के लिए काफी इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जो है आपको बड़े बड़े थ्योरीज या आपको इससे रिलेटेड कुछ बड़ी बड़ी जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, अगर उनको रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, तो आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर करने होंगे। तो देखिए, चाल यानी कि स्पीड क्या होता है, ये भी सेम मैंने कहा है, इसका संबंध है दूरी से। और विस्थापन, सॉरी, आपका जो वेग है, वेलोसिटी, उसका संबंध है आपका विस्थापन से। तो यहाँ पे देखिए, जो दूरी है उसकी तुलना अगर हम करेंगे टाइम के सापेक्ष, मैंने कहा था जो ये चैप्टर है यहाँ पे आपका जो समय है, टाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर बात की यहाँ पे इससे तुलना की जाएगी। जबकि जो विस्थापन है इसका भी आप इसके साथ समय के सापेक्ष यानी टाइम के सापेक्ष इसकी तुलना करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा चाल और यहाँ से मिलेगा वेग। तो मैं परिभाषा में बताऊं तो जो चाल होता है आप उसको स्पीड कहते हो। तो कितने कम टाइम में आप कितना दूर चले, कितना दूरी आपने तय की, तो आप कहते हैं कि उसकी स्पीड ज्यादा है यानी उसकी चाल अधिक है। तो जो चाल होती है वो होता है समय के सापेक्ष आपकी दूरी। तो जो चाल होता है समय के सापेक्ष, या आप जो आपकी चाल होती है, जो आपका स्पीड होता है, वो इक्वल टू होता है मैथमेटिकली दूरी बटे समय। यानी कि आपने कितना समय लिया उतनी दूरी तय करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका चाल हो जाएगा, चाल यानी स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका दूरी बटे समय। और अगर आप इसको परिभाषित करना चाहोगे, इसको समझना चाहोगे परिभाषा के रूप में, तो यहाँ पे जो चाल है आपका स्पीड है उसको आप कहोगे दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है। या यहाँ पे देखिए, आप कितना समय में आपने कितनी दूरी तय की, आपको बहुत दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, वो आपका स्पीड यानी कि चाल हो गया। सेम दैट यहाँ पे दूसरी बात, विस्थापन आपको पता है कि कितनी आप अपनी जगह से विस्थापित हुए हो। तो यहाँ पे जो वेग बराबर होता है वो होता है आपका विस्थापन बटे समय। यानी आपका जो वेग होता है वो विस्थापन और समय का अनुपात होता है। यानी आप कितने समय में अपनी जगह से विस्थापित हुए हो, या आपने कितना टाइम लिया उस विस्थापन को प्राप्त करने में, तो वो आपका वेग यानी वेलोसिटी होता है। तो चाल यहाँ पे रिलेटेड होता है आपकी दूरी से, यानी कि कितना टाइम लिया आपने वो दूरी तय करने में। तो जितना कम टाइम आप लोगे उतनी आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितना आप अधिक टाइम लोगे उतना आपका जो स्पीड होगा वो कम होगा, जो आपकी जो चाल होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि आपकी दूरी जो है, एक ही दूरी अगर तय करने में आप अलग अलग प्रकार का टाइम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 16 किलोमीटर की दूरी है और आप यहाँ पे 4 हावर लेते हैं या 6 हावर लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड है
वो कौन किस सिचुएशन में ज़्यादा होगी, जहाँ आपने कम टाइम लिया यानी 4 आवर। तो यहाँ पे आपकी दूरी है और ये आपका समय है। तो दूरी और जो समय का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो आपका चाल यानी कि स्पीड होता है। तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। और वैसे ही आपका विस्थापन हो गया, जो कि विस्थापन बटे समय इक्वल टू आपका वेग हो गया, यानी कि आप कितना समय लिया आपने उस जगह से विस्थापित होने में या विस्थापन में। तो इस प्रकार से आप चाल और वेग को समझ सकते हो। चाल और वेग को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो हम उसको कह सकते हैं, जो चाल आपका है वो दूरी तो और बटे समय, और जो आपका वेग होता है उसको हम कह सकते हैं विस्थापन बटे समय। तो क्योंकि जो दूरी होती है वो किसी भी दिशा में हो सकती है, उसके लिए एक निश्चित दिशा होना आवश्यक नहीं है। तो किसी भी दिशा में क्या हो सकता है, आपका चाल हो सकता है किसी भी दिशा में। ठीक है, किसी भी दिशा में आपकी जो इकाई समय आपने लिया, यानी कि अगर आप इसको एक रख दोगे, समय इक्वल टू टाइम इक्वल टू अगर आप एक रखोगे तो इकाई समय में आपके द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, जबकि विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा होता है, इसलिए क्या होता है, सदिश राशि होती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसका जो होता है दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। यहाँ पे अगर आप समय बराबर एक ले लो इकाई समय में मानने के लिए, तो इकाई समय में देखिए विस्थापन में क्या है, एक प्रकार की दूरी है, लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं होती। वो विस्थापन क्या होता है, सिर्फ एक ही दिशा में, या जो उसकी डायरेक्शन होती है वो निश्चित होती है, उसे उस दिशा में होना हो तो उसी में होना जरूरी है। जबकि जो आपका दूरी होता है वो किसी भी दिशा में हो सकता है, विस्थापन भी आपका दूरी है। तो यहाँ पे आप अगर इसको और मॉडिफाई करना चाहे चाल को, तो इकाई समय में आपके द्वारा, ठीक है, इकाई समय में आपके द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। जबकि इकाई समय में यानी 1 सेकंड में इकाई समय में आपके द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी आपका वेग कहलाता है। तो दोनों में आप दूरी तय करोगे, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, वो अलग से कोई राशि या क्वांटिटी नहीं है, मतलब वो भी एक प्रकार की दूरी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको और अच्छे से समझ सकते हो कि चाल जो होता है वो निश्चित समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी, जबकि जो वेग होता है वो एक इकाई समय में निश्चित दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी आपका विस्थापन कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चाल, क्योंकि चाल क्या होती है, मतलब किसी भी दिशा में हो सकती है, क्योंकि दूरी वो एक किसी भी दिशा में होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो आपका चाल है वो पॉजिटिव होगा, जबकि आपका जो वेग है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि विस्थापन का भी बताया था, विस्थापन 0 हो सकता है और आपका नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो इसी तरह जो आपका वेग है वो भी आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही। और रही बात जीरो की, तो अभी आप जब त्वरण पढ़ोगे, एक्सेलरेशन पढ़ोगे, तो वहां पे आपको एक प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल आपका जो वेलोसिटी है u, वहां पे आपको लेना पड़ेगा। तो जो वो u होगा उसको आप अधिकतर केसेस में जो है आप जीरो लोगे। किसी ऑब्जेक्ट का जो u होता है, प्रारंभिक वेग होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे चाल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो चाल को अगर आपको समझना है उसको आप दूरी से समझ सकते हो, तुलना करके समझ सकते हो। जबकि आपको वेग को यानी वेलोसिटी को समझना है तो उसको आप विस्थापन डिस्प्लेसमेंट से तुलना करके समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो चाल होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि दूरी भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि आपका जो वेग है विस्थापन की तरह वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं चाल या वेग में आपका कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो देखो जो चाल होता है उसके लिए हमने कहा कि दूरी से रिलेशन रखता है, और दूरी यानी कि किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में। और जो आपका जो वेग होता है वो हमने आपका अभी कहा था कि उसका आप रिलेशन रख सकते हो विस्थापन से, और जो विस्थापन होता है वो होता है एक निश्चित दिशा में। ठीक है, निश्चित दिशा में। तो यहाँ पे देखो जो सदिश राशि होती है उनके बारे में बताया था कि ऐसी भौतिक राशियां जिनका क्या दूरी से मतलब होता है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होना भी अनिवार्य है, उन्हें सदिश यानी कि वेक्टर कहते हैं। जबकि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, उनको दिशा यानी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो राशियां कहलाती हैं आपका अदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज।
तो यहाँ पे इसको काफ़ी मतलब क्या होता है कन्फ्यूज़न होता है आपका दूरी और विस्थापन में। तो दूरी को क्या होता है किसी भी आप डायरेक्शन में चलो आपकी दूरी वैसे ही होगी। अगर आप पश्चिम में भी 4 किलोमीटर चल रहे हो तो आपकी दूरी प्लस 4 किलोमीटर होगी, जबकि वही आप उसके अपोजिट पूर्व में भी 4 किलोमीटर चल रहे हो तो आपकी दूरी 4 किलोमीटर होगी। तो हम यहाँ मतलब ये कह सकते हैं कि जो दूरी है उसको दिशा से कोई मतलब नहीं है, और वे राशियां जिनको दिशा से कोई मतलब नहीं होता वो होती है अदिश राशियां। तो सदिश अदिश में कंफ्यूजन होता है चाल और वेग में, तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, वहाँ पे सिंपल सा है कि क्योंकि अभी आपको समझाया है अच्छी तरह से कि जो चाल होता है वो दूरी होता है बटे समय, यानी कि इकाई समय में आपके द्वारा जो दूरी चली गई है किस दिशा में, किसी भी दिशा में, तो वो हो गया आपका चाल। जबकि एक निश्चित दिशा में आपके द्वारा चली गई दूरी कहलाती है इकाई समय में, क्या कहलाता है, आपका वेग कहलाता है। तो यहाँ पे इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है किसी भी दिशा में, तो जिसको दिशा से मतलब नहीं है उसको हम कहेंगे अदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। जबकि जो वेग होता है उसको क्या होता है, दिशा से मतलब होता है, क्योंकि जो विस्थापन है उसको दिशा से मतलब होता है, वो कहाँ होता है, निश्चित दिशा में होता है। तो जो वेग है आपका हो जाएगा सदिश राशि यानी कि आपका वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पे आपका होगा अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अदिश को कहते हैं आपका स्केलर क्वांटिटी और जबकि सदिश राशि को कहता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो जो दूरी है वो अदिश है, साथ ही में आपका जो चाल है वो अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपका जो वेग है और जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है वो आपका सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स है जैसे दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, तो आप इनको समझ चुके होंगे। अब आपके जो सिलेबस में है उसमें कुछ टाइप्स ऑफ मोशन है जिसमें गति के प्रकार हैं। तो वैसे गति के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे आपका वृत्तीय गति हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, आपका सरल रेखीय गति हो गया, घूर्णन गति हो गया, दोलन गति हो गया। तो अभी वो बहुत सारे प्रकार की गतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे दिया है आपके पास, तो सिंपल से दो प्रकार की गतियां यहाँ पे अभी हैं। उनमें पहला है एक समान गति और दूसरा है असमान गति। ठीक है, ये आपके कोर्स में है, वैसे बहुत इजी है ये टॉपिक। ये जो यहाँ पे एक समान गति और असमान गति का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इजी है, तो इसमें समझने लायक कुछ नहीं है। देखो मैंने कहा था जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर है पूरा बेस्ड है टाइम पे। अगर आप टाइम को समझ चुके हो कि टाइम के हिसाब से आप कैसे हर चीज को डेफिनेट करोगे, दूरी को कैसे टाइम के हिसाब से समझोगे, वेग को, चाल को, या आपका जो विस्थापन है उनमें कैसे आप टाइम को रिलेटेड मतलब लेकर चलोगे, तो आपको अच्छी तरह से वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि टाइम से रिलेटेड कैसे है। तो देखो जो एक समान गति होती है इसका नाम ही है एक समान गति, यानी कि समान गति, समान रूप से गति हो रही है। तो यहाँ पे जो गति होती है वो मैंने बताया गति किसके सापेक्ष होती है, समय के सापेक्ष होती है। और यानी कि आपका दूरी जो गति होती है वो कुल मिला के आप वहां पे क्या तय करते हो, दूरी तय करते हो। तो आप एक प्रकार से जो आपकी गति है वहां पे उसको मतलब आप शॉर्टली नॉर्मली चाल भी मान सकते हो, यानी स्पीड भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गति की। तो जो एक समान गति होती है वो क्या होती है, देखो समान समय में आपका जो समान समय है उसमें अगर आप समान दूरी तय करते हो तो वो होता है आपका एक समान गति, यानी समान समय। अगर आप समझें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पॉइंट हैं ए बी एंड सी, यहाँ पे आप 3 पॉइंट ले सकते हो टॉपिक के हिसाब से। तो यहाँ पे ये मान लो कोई 3 स्टेशन है, तो यहाँ पे ए से बी जाने में आपको 4 आवर का टाइम लगता है और बी से सी जाने में भी आपको 4 आवर का टाइम लगता है, सपोज ये मान लो। और यहाँ पे ए से बी की दूरी आप तय करते हो 10 किलोमीटर, और इस केस में भी आप दूरी तय करते हो 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार की जो आपकी मोशन होगा, जो आपका गति होगा वो होगा एक समान गति। यानी कि देखो टाइम भी आपने दोनों जगह क्या लिया, समान लिया। तो समान समय में समान दूरी या समान गति कहलाती है आपकी एक समान गति। जबकि समान समय में अगर आप समान दूरी तय नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आवर में आप 10 किलोमीटर चले और यही 4 आवर में आप यहाँ 12 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले, तो इस प्रकार की गति को आप कहते हैं असमान गति। तो देखो समान समय में अगर आप समान दूरी तय करोगे तो वो होगा एक समान गति। और अगर आप इसको डेफिनेट करना चाहते हो, डेफिनेशन देना चाहते हो, तो समान समय में एक समान गति यानी एक समान दूरी तय करने को एक समान गति कहते हैं। जबकि एक समान समय में भिन्न भिन्न प्रकार की दूरियां, देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 12 किलोमीटर है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की दूरियां तय करने को असमान गति कहते हैं। तो ये समान गति और असमान गति को आप ऐसे समझ सकते हो।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की। तो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें दो ही प्रकार के यहाँ पे मोशन दिए हुए हैं। एक आपका दिया है स्ट्रेट लाइन मोशन यानी सरल रेखीय गति, और दूसरा दिया है उसमें वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे देखिए सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन को आप समझने के लिए आपको पहले यहाँ पे ज्यामिति को समझना होगा, यहाँ पे ज्योमेट्री को समझना होगा। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में मुख्य रूप से कितने अक्ष होते हैं, दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे जो आपका एक्स अक्ष होगा वो होता है स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे देखो जो आपका एक्स अक्ष है इस पर अगर कोई गति होती है तो सिंपली हम उसको कहते हैं सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसको आप समझ सकते हो, मान लो फॉर एग्जांपल सड़क पर, ठीक है, कोई सीधी सड़क है, सीधी सड़क पर चलती कार। तो कोई भी जब सीधी सड़क है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है तो उस पर अगर कोई कार चलती है तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय गति। और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो है प्रकाश की गति। तो एक प्रश्न भी बन सकता है कि प्रकाश की गति होती है तो प्रकाश किस प्रकार की गति करता है, सरल रेखीय गति करता है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। तो ऐसी गति जो एक्स अक्ष पर होती है यानी कि इस अक्ष पर होती है, एक्स अक्ष पे स्ट्रेट लाइन में सीधी होती है, वह उन गति को, उस प्रकार की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। यहाँ पे वैसे आपके टॉपिक में है नहीं लेकिन शॉर्ट में बता दो कि जैसे डायमेंशन होते हैं इसमें, तो 1D 2D 3D इस प्रकार की गतियां होती हैं। तो जो 1D यानी कि एक विमीय होती है यानी एक्स दिशा में जो गति होती है और सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उस प्रकार की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति यानी स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसके जैसे कुछ उदाहरण हो गया आपका सीधी सड़क पर चलती हुई कार, क्या के उदाहरण क्या है, सीधी मतलब जो सड़क है कोई उस पर अगर कोई कार चल रही है तो उस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति। और जो प्रकाश का पथ होता है वो भी सरल रेखीय गति में वो पार करता है, मीन्स प्रकाश जो होता है वो सरल रेखीय गति में चलता है। तो इस प्रकार से आप सरल रेखीय गति को समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन की। तो जो आपका सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति होता क्या है, जैसे इसके नाम में है वृत्तीय गति। तो जब कोई भी वस्तु, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पॉइंट को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति करने लग जाता है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं वृत्तीय गति। यानी आप अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो ऐसी गति जो वृत्ताकार पथ पर होती है, यानी ये कोई वृत्ताकार, वृत्त तो सबको पता ही होगा कि कोई केंद्र को मान करके इसके चारों ओर अगर कोई वृत्त खींचा जाता है तो ये इसकी होती है परिधि, वृत्त की परिधि, और ये होता है केंद्र। ठीक है, तो इस केंद्र को मान करके यानी कि एक बिंदु को केंद्र मान करके उसके चारों ओर की गई गति कहलाती है वृत्तीय गति। यानी यहाँ पे केंद्र का होना क्या है, आवश्यक है। वृत्तीय गति में किसी भी एक पॉइंट को केंद्र मानना जरूरी है। तो उस पॉइंट को केंद्र मान करके उसके चारों ओर अगर आप वृत्ताकार पथ, ये एक वृत्ताकार पथ है जिसको मैंने परिधि कहा हुआ है, तो उस वृत्ताकार पथ पर की गई गति आपकी वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब यहाँ पे मानो सन है यानी सूर्य है आपका, तो इसको केंद्र मान करके, एक पॉइंट को केंद्र मान करके जो ग्रह होते हैं वो इसके चारों ओर क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। तो अभी के टाइम में जो है 8 ग्रह हैं, तो वो जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य को अपना पॉइंट यानी अपना सेंटर, केंद्र मान करके उसके चारों ओर गति करने लग जाते हैं। और जो ये गति होती है वो एक वृत्ताकार पथ में होती है। जैसे एक परिधि है ना, तो परिधि में जो गति हो रही है वो एक क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। तो वृत्ताकार पथ पर की गई गति क्या कहलाती है, आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। तो सिंपल से अगर इसको परिभाषित करें तो किसी भी केंद्र को मान करके या किसी भी पॉइंट को, किसी भी एक बिंदु को अगर कोई ऑब्जेक्ट केंद्र मान करके उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया सूर्य के चक्कर लगाते ग्रह, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कोल्हू चलाते बैल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, कोल्हू चलाते हुए बैल। तो जो बैल होते हैं वो एक बीच में यहाँ पे कोल्हू होता है, कोलोडाइन, तो उसमें जब वो घूमते हैं तो किसी एक पॉइंट को केंद्र मान करके वो उसके चारों ओर परिधि यानी वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। तो जो वृत्तीय पथ होता है, जो आपका सर्कुलर जो पाथ होता है उसको वृत्तीय पथ कहते हैं। जब उस पर कोई गति करता है तो वो गति कहलाती है आपका वृत्तीय गति। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि उसके लिए आपका एक पॉइंट जो बीच में है वो सेंटर होना आवश्यक है। अगर ये सेंटर नहीं होगा तो वो वृत्तीय गति नहीं होगी, क्योंकि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है कि न केवल आपका वृत्ताकार पथ, बल्कि यहाँ पे अगर जो पॉइंट उसने माना है जिसको लेकर के वो चारों ओर गति कर रहा है वो वृत्तीय
जो पथ पे गति कर रहा है उसके लिए एक सेंटर माना होना आवश्यक है। तो जो एक केंद्र है यानी सेंटर को मान करके वृत्ताकार पथ पर की गई गति, वृत्ताकार पथ पर की गई गति आपका वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कोल्हू चलाते हुए बैल, और आपका जैसे एग्जांपल हो गया जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चक्का लगाता है, उसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। तो जो चंद्रमा है वो भी क्या पृथ्वी को केंद्र मान करके उसके चारों ओर के वृत्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि जो पथ होता है जो सीधी रेखा में 1D एक्स पर या कहें बिल्कुल सीधी जो गति होती है वो आपकी होती है स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। और जो आपका वृत्तीय पथ पर किसी केंद्र को मान करके वृत्तीय पथ पर जो गति होती है वो कहलाती है आपकी वृत्तीय गति। तो इस प्रकार से आप जो है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन को समझ सकते हो। वृत्तीय गति आपको समझाने के बाद आप एक टॉपिक यहाँ पे जो छूट गया है इंपॉर्टेंट है कि कोणीय वेग क्या होता है यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे आप वेग समझ चुके होंगे, जो रेखीय वेग हम उसको कहते हैं, सिंपली वेग वेलोसिटी उसको बोलते हैं। तो जो वेग होता है वो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या होती है, वेग यानी वेलोसिटी होती है। या आप उसको और परिभाषित करना चाहे तो विस्थापन, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन आपका वेलोसिटी यानी वेग होता है। अब बात करते हैं कोणीय वेग की, यानी जो आपका एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होता है। तो जैसे उसमें पता ही चल रहा है कोणीय, तो ये वृत्तीय गति से आधारित है। तो यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ पे एक पथ हो गया जो कि एक वृत्ताकार पथ हो गया यहाँ पे। तो इस पथ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका सर्कुलर मोशन में गति कर रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल के सेम दैट वो यहाँ पे ए पॉइंट से के बी पॉइंट तक क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। वही है यहाँ पे भी, जैसे वेग इक्वल टू होता है आपका विस्थापन बटे समय, ठीक है, कितना टाइम उसने विस्थापित होने में लिया या एक निश्चित दूरी तय करने में लिया, तो वो आपका वेलोसिटी यानी वेग होता है। जबकि यहाँ पे देखो वृत्तीय गति में यहाँ से ए पॉइंट से वो बी पॉइंट यहाँ तक वो विस्थापित हो चुका है, लेकिन किस कॉस्ट पे, यानी कि कहाँ, तो जो सेंटर है अगर यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है, जो परिधि पे घूम रहा है, अगर यहाँ पे कोई परिधि पे गति हो रही है यानी कि यहाँ वो दौड़ रहा है, तो वहां पे आपका सिंपल सा अगर ए से बी तक हो जाता है तो वहां पे आपका रेखीय वेग होगा। लेकिन अगर वो केंद्र में है और केंद्र के सापेक्ष यानी सेंटर को मान करके अगर वो गति कर रहा है तो वहां से जो इसका विस्थापन होगा वो इतना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर देखो सिंपल से वो अगर यहाँ गति कर रहा है इस पॉइंट पे ए से बी में, तो वहां पे आपका वेग होगा, सिंपल वेग होगा। आप वहां पे एंगल नहीं देखोगे क्योंकि वहां पे एंगल बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो वेग होगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितनी दूरी उसने तय की, बाकी जितना टाइम लिया, तो विस्थापन मानो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कितना है एस यानी डी मानो डिस्प्लेसमेंट डी अपॉन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखो विस्थापन कितना हुआ यहाँ से यहाँ, अगर आप इसको मानो ओ, केंद्र को ओ मानो, तो यहाँ केंद्र के हिसाब से केंद्र के सापेक्ष अगर आप यहाँ पे देखो तो जो ये विस्थापन हुआ है ए टू बी वो हुआ है थीटा कोण के हिसाब से। तो यहाँ पर जो कोण है वो कितना है आपका थीटा कोण है सपोज दैट। तो जो आपका जो कोणीय वेग होता है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वो होता है थीटा अपॉन टी यानी कोण बटे समय, है वो विस्थापन बटे समय ही, लेकिन यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ है थीटा हुआ है। तो इसलिए वो जो आपका कोणीय वेग इसको ओमेगा से हम डिनोट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा अपॉन टी यानी कोण बटे समय। तो इस प्रकार से आप कोणीय वेग को समझ सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है जो टोटली यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, कोई वृत्त है, इसको केंद्र मान करके हम यहाँ पे चलते हैं। तो जो ये वन लाइन होती है ये पूरी लाइन, ठीक है, इसके मुख्यतः 4 चतुर्थांश होते हैं। 90 डिग्री का एक होता है 90 90 और यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो चारों इसके चतुर्थांश होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, चारों चतुर्थांश वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो दो होते हैं वो होता है 180 और 180। तो जो 180 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं पाई, पाई के बराबर हम उसको दर्शाते हैं। तो जो एक पाई होता है उसमें कितना होता है 180 डिग्री। और जबकि यहाँ पे जो 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि पूरा जो एक चक्कर लगता है, अगर मैं यहाँ से घूमी, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो केंद्र को सापेक्ष केंद्र को मान करके चल रहा है, अगर वो इस पूरे पथ का उस पूरे वृत्त का एक चक्कर लगाता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तो जो वो दूरी यानी जो विस्थापन वो तय करेगा वो 360 डिग्री करेगा।
क्योंकि जो टोटली होता है वो 360 होता है। तो 360 यानी हम इसको मानेंगे 2 पाई। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा एक चक्कर के लिए, तो एक चक्कर के लिए जो कोणीय वेग हो जाएगा थीटा यानी कि 2 पाई अपॉन टी यहाँ पे हो जाएगा जब एक चक्कर उसका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चक्कर में देखो यहाँ पे जो थीटा है पूरा यहाँ तक घूमेगा, फिर यहाँ तक अगर घूमेगा तो वो 180 डिग्री यानी पाई के बराबर हो जाएगा। जबकि अगर ये पूरा घूम करके यहाँ पे वापस आ जाता है यानी वो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई जो है दूरी यानी विस्थापित हो चुका है, 2 पाई दूरी तय कर चुका है। तो जो एक चक्कर लगाने में कोणीय वेग थीटा इक्वल टू टी यानी 2 पाई अपॉन टी यहाँ पे हो जाएगा। तो इस सूत्र से आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को निकालने में भी आसानी होगी। तो इस चैप्टर में जितने भी डेफिनेशन है पहले मैं वो बता दूंगा, फिर आपको जो इनसे सब जहाँ मतलब आपका वेलोसिटी से हो गया या स्पीड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एक साथ में कराऊंगा।